हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आर के लंच पॉइंट। मेरा नाम है राहुल राज और मैंने आपको बताया था कि मैं एक बिजनेस स्टडी की सीरीज लाया हूं जो कि हिंदी मीडियम में है, 12वीं कक्षा वालों के लिए और सीबीएसई का सिलेबस है। और ये वो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ाता हूं, जिसके राइटर आर के सिंगला हैं। तो आज मैं आपके चैप्टर 4 नियोजन के साथ हाजिर हूँ। ठीक है, इसमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, एक ही एक्सरसाइज है जिसको आज हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैप्टर्स के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको उन वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज की एक्सरसाइज 4.1 जो कि एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, नियोजन तथा योजनाओं के प्रकार जानेंगे कि नियोजन क्या होता है और सबसे महत्वपूर्ण कि नियोजन प्रक्रिया क्या है। ठीक है, और उसके अलावा इसमें योजनाओं के प्रकार जानेंगे कि कितने प्रकार की योजनाएं होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले नियोजन को जानते हैं कि ये होता क्या है। तो इसका अभिप्राय कुछ करने से पहले सोच विचार करने से है। ठीक है, जैसे कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। ठीक है, नियोजन का मतलब किसी भी चीज को करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और इसको कौन करेगा। ठीक है, ये नियोजन कहलाता है। अब नियोजन की विशेषताओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, नियोजन का ध्यान उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। प्रबंध का शुभारंभ नियोजन से होता है और नियोजन का उद्देश्य निर्धारण से। ठीक है, मतलब इसका कहना यह है कि जो प्रबंध स्टार्ट होता है, ठीक है, प्रबंध का शुरुआत नियोजन से होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्रबंध का सबसे पहला कार्य कौन सा है, नियोजन। ठीक, इसी प्रकार से नियोजन का जो सबसे पहला कार्य है वो क्या है, उद्देश्य निर्धारित करना। इसीलिए कहा जाता है कि जो नियोजन का ध्यान होता है वो उद्देश्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है। ठीक है, तो अगला है आपका नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है। नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है, बाकी के सारे इसके बाद किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि नियोजन के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसका कहना यह है कि जो प्रबंध का प्रथम कार्य है, सबसे पहला कार्य है वो नियोजन है, बाकी के कार्य जितने भी हैं वो इसके बाद आते हैं। ठीक है, ये सही बात है यहाँ पर कि प्रथम का जो पहला कार्य है वो नियोजन है, बाकी के संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण जितने भी कार्य हैं, ये चार बाकी के, वो सारे इसके बाद आते हैं। ठीक है, तो अगला है आपका नियोजन सर्वव्यापक है। ये सर्वव्यापक का मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि सर्वव्यापक का मतलब वो होता है जो हम हर जगह पर करते हो। ठीक है, जो हर जगह पर उपलब्ध हो। ठीक है, जैसे इसका मतलब क्या है, क्योंकि नियोजन उपक्रम के हर स्तर पर किया जाता है, चाहे वो उच्च स्तर हो, मध्य हो या निम्न स्तर हो। ठीक है, अतः यह सर्वव्यापक है। ठीक है, नियोजन को यहाँ पर सर्वव्यापक इसलिए कहा गया है क्योंकि नियोजन हर स्तर पर किया जाता है, वो उच्च स्तर हो, चाहे मध्य हो, चाहे निम्न स्तर हो, कोई सा भी स्तर हो। ठीक है, सारे स्तरों पर नियोजन किए जाते हैं, इसलिए क्या कहा गया है, नियोजन को सर्वव्यापक कहा गया है। ठीक है, अगला है आपका नियोजन स्तत है। इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्तत प्रक्रिया। ठीक है, नियोजन स्तत प्रक्रिया है। स्तत प्रक्रिया जो पहले भी आ चुकी है उनका मतलब भी सेम था और यहाँ पर भी वही है। जैसे नियोजन स्तत प्रक्रिया है क्योंकि व्यावसायिक वातावरण के अनुसार बार बार बनाना पड़ता है। ठीक है, स्तत प्रक्रिया का मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, नियोजन जो है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि जो व्यावसायिक वातावरण होते हैं जो कि बार बार बदलते रहते हैं, इनके अनुसार ही हमें नियोजन को भी बार बार बनाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए क्या है, नियोजन सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगला है नियोजन भविष्यवादी है। नियोजन के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि क्या करना है, कब करना है आदि, जो कि भविष्य से संबंधित हैं। इसी कारण से इसे आगे देखने वाली प्रक्रिया भी कहते हैं। अब जो नियोजन है इसको हम भविष्यवादी भी कहते हैं। ठीक है, इसको आगे देखने वाली प्रक्रिया भी कहते हैं और इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि जो हम नियोजन करते हैं वो भविष्य के लिए करते हैं कि हमने भविष्य में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और इसको कौन करेगा। ठीक है, जो कि ये सारी चीजें होती हैं वो भविष्य से संबंधित होती हैं, तो इसलिए नियोजन को हम भविष्यवादी कहते हैं और नियोजन को आगे देखने वाली प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्योंकि नियोजन है जो आगे भविष्य में देखता है। अगला है नियोजन में निर्णयन सम्मिलित है। नियोजन की जरूरत उस समय पड़ती है जब किसी क्रिया को करने के अनेक विकल्प उपलब्ध हों। अब यहाँ निर्णय लेना पड़ता है कि कौन से विकल्प का चयन करें। ठीक है, नियोजन में निर्णय सम्मिलित होता है। ठीक है, कैसे होता है वो देखते हैं।
नियोजन की जरूरत हमें वहां पर पड़ती है जहां पर किसी भी क्रिया को करने के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हो, किसी भी क्रिया को करने के लिए बहुत सारे मार्ग हो, हम किसी भी मार्ग से चाहे तो उस क्रिया को कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रबंधक होता है उसको अपना दिमाग चलाना पड़ता है। ठीक है, उसको निर्णय लेना पड़ता है कि मैं कौन से मार्ग से जाऊं जो कि मेरे लिए आसान हो, जिससे जल्दी किया जा सके और क्रिया को करने के लिए जो कार्य हमने करना है उसके लिए वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रबंधक को अपना खुद का निर्णय लेना पड़ा, अपने दिमाग को चलाना पड़ा। तो इससे क्या हुआ, उसका निर्णयन नियोजन में शामिल हो गया। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि नियोजन निर्णयन में सम्मिलित है। ठीक है, अगला है नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। ठीक है, क्योंकि नियोजन का संबंध कुछ करने से पहले सोचने के साथ है, इसलिए इसे मानसिक अभ्यास कहा गया है। ठीक है, नियोजन की परिभाषा आपको पता है क्या है, मैंने पीछे बताया आपको कि कुछ भी करने से पहले हमें पहले सोचना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, कौन करेगा और कब करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम जब करते हैं तो क्या होता है, इससे ये सारी चीजें हमारे दिमाग में ये विचारें आती हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब हमारे दिमाग में आती हैं तो इनसे क्या होता है, हमारा मानसिक अभ्यास होता है। ठीक है, इसलिए नियोजन को एक मानसिक अभ्यास भी कहा गया है। तो ये हमने यहाँ पर नियोजन की विशेषताएं पढ़ ली, समझ ली। ठीक है, अब देख लेते हैं कि नियोजन के महत्व क्या हैं। तो सबसे पहला है नियोजन दिशा प्रदान करता है। ठीक है, नियोजन में उद्देश्य निर्धारित करते समय ही सरल व स्पष्ट भाषा में सारी बातें बता दी जाती हैं, जिससे जिससे कर्मचारियों को दिशा मिल जाती है और वो उसकी ओर अग्रसर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर कर्मचारी आएगा जो कि छूट गया है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो नियोजन है वो दिशा प्रदान करता है। ठीक है, जब नियोजन में उद्देश्य निर्धारित किया जाता है तो उद्देश्य निर्धारित करते समय ही सारी बातों को स्पष्ट और सरल भाषा में बता दी जाती है, जिससे कर्मचारियों को एक दिशा मिल जाती है। उन्हें अब पता होता है कि उनको क्या करना है, कौन से मार्ग से होकर जाना है। ठीक है, तो उनको एक क्या होता है, उनको दिशा मिल जाती है जिस दिशा पर वो चलकर अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है नियोजन अनिश्चितता का जोखिम कम करता है। नियोजन सदैव भविष्य के लिए किया जाता है और भविष्य अनिश्चित होता है। ठीक है, इसलिए नियोजन द्वारा भविष्य में होने वाले परिवर्तनों का पूर्व अनुमान लगाकर नियोजन में विभिन्न क्रियाएं निर्धारित किया जाता है। इसका मतलब ये है यहाँ पर कि जो नियोजन हम करते हैं, आपको पता है कि भविष्य के लिए हम करते हैं कि हमें भविष्य में क्या करना होता है। ठीक है, और जो भविष्य होता है वो अनिश्चित होता है, कभी भी उसमें कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, नियोजन क्या करता है कि जो भविष्य में परिवर्तन होने वाले हैं, ठीक है, जो परिवर्तन भविष्य में होने वाले हैं उनका पहले से अनुमान लगा लेता है कि वो क्या परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, और फिर उनके अनुसार ही अपनी क्रियाओं को निर्धारित करता है, जिससे क्या होता है कि जो भविष्य में जोखिम होने वाले होते हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो अगला है नियोजन आवश्यक क्रियाओं के छूटने व अपव्ययी क्रियाओं के होने को कम करता है। नियोजन में उद्देश्य प्राप्ति हेतु पहले से सारी क्रियाएं निर्धारित कर दी जाती हैं, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, जब नियोजन में उद्देश्य निर्धारित करते हैं उनके लिए पहले ही सारी क्रियाएं उसमें बता दी जाती है, निर्धारित कर दी जाती हैं। ठीक है, जब उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं, ठीक है, तो उस समय सारी बातों को हम निर्धारित कर देते हैं कि कब क्या होगा, कैसे होगा और कौन करेगा। तो इससे क्या होता है कि कर्मचारियों में भ्रम नहीं फैलता, हर एक कर्मचारी को पता है कि उसको क्या करना है और कब करना है। ठीक है, और जब भ्रम नहीं फैलता तो क्या होता है कि कोई भी क्रिया छूटती नहीं है और कोई भी फालतू की क्रिया उसमें होती नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कोई फालतू की क्रिया उसमें हो जाए। ठीक है, क्योंकि सारे कर्मचारियों को पता है कि किसको क्या करना है और कब करना है। ठीक है, तो इससे फालतू की क्रियाएं होती नहीं है और कोई भी क्रिया छूटती नहीं है। ठीक है, अगला है नियोजन नवीनतम विचार विकसित करता है। नियोजन में विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना होता है। जो विभिन्न विकल्प उपलब्ध होते हैं स्वयं प्रबंधकों के पास नहीं आते, बल्कि उनकी खोज करनी पड़ती है, जिसमें नए नए विचार सामने आते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया अभी कि किसी भी एक क्रिया को करने के लिए जरूरी नहीं है कि एक ही मार्ग हो। ठीक है, एक क्रिया को करने के लिए हजारों मार्ग होते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या मार्ग अपने आप ही आ जाते हैं हमारे पास? बिल्कुल नहीं, हमें उनको ढूंढना पड़ता है। ठीक है, कि इस काम को करने के लिए कौन कौन से मार्ग हैं। हम एक बार क्या करेंगे, इस काम को करने के लिए ढूंढ लेंगे कौन कौन से मार्ग, चलो हमें पता लग गया 10 मार्ग मिल गए हमें। तो अब हम ये देखेंगे कि उन 10 मार्गों में से सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है,
उसका चयन करेंगे हम, ठीक है। और उसका चयन करने के लिए क्या करेंगे, हम सभी जो जितने 10 मार्क हमें मिले थे उन सब का अध्ययन करेंगे, ठीक है। उन सब का अध्ययन करते समय हमारे दिमाग में जो होगा वो नए नए विचार आएंगे, उनमें पता लगेगा कि ये जो मार्ग है ये सही नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये सही नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है। एंड में जाकर हमको एक अच्छा मार्ग मिल जाएगा जो कि सर्वश्रेष्ठ होगा, ठीक है। तो उसमें हमें अपना दिमाग लगाना होता है, जिससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में नए नए विचार विकसित होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो नियोजन है वो नवीनतम विचार विकसित करने में सहायक है, ठीक है। अगला है नियोजन निर्णयन में सहायक है। निर्णयन का अर्थ निर्णय लेने से है। जब किसी क्रिया को करने के अनेक विकल्प उपलब्ध हों तो यहाँ निर्णय लेना पड़ता है कि कौन से विकल्प का चयन करें, ठीक है। ये चीज हमने अभी विशेषता में भी पीछे पढ़ी थी। निर्णयन का मतलब हमें निर्णय लेने से है, ठीक है। जब हमारे पास किसी क्रिया को करने के बहुत सारे मार्ग होते हैं तो वहां पर हमें खुद को निर्णय लेना पड़ता है कि हम इनमें से कौन से मार्ग का चुनाव करें जो कि कार्य को करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा निर्णयन हुआ, ठीक है। ये निर्णयन किसकी वजह से हुआ, नियोजन की वजह से हुआ, ठीक है। क्योंकि नियोजन होता ही नहीं तो हम निर्णय लेते ही क्या, ठीक है। तो इसलिए जो नियोजन होता है वो निर्णयन में सहायक होता है, नियोजन की वजह से हमें निर्णय करना पड़ता है, ठीक है। तो अगला है आपका नियोजन नियंत्रण के लिए परिमाप निश्चित करता है। नियोजन द्वारा संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करके सभी को बता दिया जाता है कि कौन क्या करेगा, ठीक है। उनके कार्य, समय, लागत आदि के बारे में परिमाप निश्चित कर दिए जाते हैं, ठीक है। कि किस कर्मचारी को कौन सा कार्य करना है, उसमें कितना समय लगना चाहिए, उसमें कितनी लागत आनी चाहिए, ये सारे उनके लिए परिमाप निश्चित कर दिए जाते हैं, ठीक है। नियंत्रण में कार्य पूरा हो जाने के बाद विचलनों का पता लगाया जाता है और ऋणात्मक विचलन आने पर संबंधित व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाता है, ठीक है। जब कार्य पूरा हो जाता है, ठीक है, तो नियंत्रण जो कार्य है आपका उसमें हम देखते हैं, विचलनों का पता लगाते हैं कि जो कार्य हमारा पूरा हुआ क्या वो हमारे अनुसार हुआ, उसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी, ठीक है। अगर उसमें कोई कमी रहेगी यानी कि ऋणात्मक विचलन है, कोई कमी रह गई उसमें, ठीक है, तो जो व्यक्ति उससे संबंधित था, मतलब जो उस कार्य को कर रहा था उसको उत्तरदायी ठहराया जाता है कि इस कार्य में कमी क्यों रह गई, क्या परेशानी आई, ठीक है। तो इसीलिए जो नियोजन होता है वो नियंत्रण के लिए एक परिमाप निश्चित कर देता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने नियोजन के महत्व भी देख लिए। अब देख लेते हैं नियोजन की सीमाएं। नियोजन आलोचकता पैदा करता है। नियोजन आलोचकता पैदा करता है मतलब एक बार नियोजन कर दिया तो उसमें बड़े परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। जो नियोजन है वो आलोचकता पैदा करता है, ठीक है। कैसे करता है कि अगर हमने एक बार नियोजन कर दिया, ठीक है, तो उसमें हम छोटे मोटे परिवर्तन तो कर सकते हैं लेकिन बड़े परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो संस्था के संगठन के हित में नहीं होता। क्योंकि अगर नियोजन में बड़े परिवर्तन करेंगे तो उससे क्या होगा कि संस्था को हानि होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो नियोजन होता है आलोचकता पैदा करता है। हम इसमें छोटे परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि वो संगठन के हित में नहीं होते, उससे संगठन को हानि होती है, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। अगला है आपका नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता। नियोजन भविष्य के पूर्व अनुमानों पर आधारित होता है। भविष्य अनिश्चित व परिवर्तनशील होता है और पूर्व अनुमान सदैव सही नहीं होते, ठीक है। जो नियोजन है वो परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जो भविष्य में पूर्व अनुमान लगाए जाते हैं, ठीक है, जो हम पूर्व अनुमान लगा के क्रियाओं को निर्धारित करते हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो जो पूर्व अनुमान हमने लगाए हैं वो हर बार सही निकले। क्यों, क्योंकि जो भविष्य होता है वो अनिश्चित होता है और परिवर्तनशील होता है, कभी भी उसमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो भी हमारे पूर्व अनुमान होते हैं जरूरी नहीं है कि वो सदैव सही हो। तो इसलिए जो नियोजन होता है वो परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता, ठीक है। अगला है नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। नियोजन के अंतर्गत सब कुछ पहले से निर्धारित होता है और कर्मचारी को उसी का पालन करना होता है। कर्मचारी अपनी तरफ से कुछ अलग से नहीं कर सकता, ठीक है। नियोजन में क्या होता है, नियोजन में कर्मचारियों की रचनात्मकता कम हो जाती है। कैसे हो जाती है कि नियोजन में सब पहले से ही सब कुछ निर्धारित कर दिया जाता है कि कौन से कर्मचारी को क्या करना है, कितना समय लगना चाहिए, ठीक है, सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। तो कर्मचारी क्या होता है, उनका पालन करने के लिए बाध्य हो जाता है। अगर उसके मन में कोई विचार आए, उसमें कोई
विचार आ जाए कि इस काम को ऐसे नहीं करके ऐसे कर दे जो कि ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो वो अपने उस विचार को उस पर लागू नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि नियोजन में पहले से निर्धारित कर दी गई है कि क्या काम करना है। तो यहाँ पर क्या होता है इससे कि कर्मचारियों के विचारों का यहाँ पर महत्व नहीं दिया जाता, जिससे कर्मचारियों की रचनात्मकता को कमी उसमें होती है। अगला है नियोजन पर अधिक लागतें आती हैं। नियोजन जितना छोटा शब्द है, इसकी प्रक्रिया उतनी ही बड़ी है, जिसके कारण अधिक लागतें आती हैं, ठीक है। आपको नियोजन जितना छोटा शब्द लग रहा है, इसकी प्रक्रिया उतनी ही बड़ी होती है, ठीक है। उद्देश्य निर्धारित करना, आधार विकसित करना, आगे आपको चल के नियोजन प्रक्रिया अभी पढ़ाऊंगा मैं, उसमें आपको पता लगेगा कि नियोजन में कितनी बड़ी प्रक्रिया है ये, ठीक है। तो जो काम जितना बड़ा होता है, ठीक है, सीधी सी बात है, उसमें खर्चा भी उतना ज़्यादा ही आता है। तो ठीक है, नियोजन जो होता है वो अधिक लागतें आती हैं इसमें, ठीक है। नियोजन प्रक्रिया में अधिक समय भी लगता है, ठीक है। नियोजन एक निश्चित स्थिति का सामना करने के लिए तो वरदान है, परंतु इसमें अधिक समय लगने के कारण यह आकस्मिक परिस्थिति का सामना करने में असफल है और लाभ के स्थान पर हानि का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। जो नियोजन प्रक्रिया है इसमें अधिक समय लगता है, ठीक है। जो नियोजन है वो किसी निश्चित स्थिति का सामना करने के लिए वरदान है, ठीक है। हमें पता है कि आगे चल के हमें इसका सामना करना है, तो हम उसके लिए अभी से योजना बनाने लगते हैं कि हम उसका कैसे सामना करेंगे, ठीक है। और जब वो समय आता है तो हम उसका सामना कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आकस्मिकता के समय, मतलब कि कोई इमरजेंसी आ जाए, तो उस परिस्थिति का हम सामना नहीं कर सकते, क्योंकि जो नियोजन होता है इसको बनाने में ही बहुत समय लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो ये नियोजन होता है इसमें अधिक समय लगता है, और हम आकस्मिकता परिस्थिति यानी इमरजेंसी परिस्थिति का सामना ना कर पाने के फलस्वरूप क्या होता है, हमें लाभ के स्थान पर हानि का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए जो नियोजन है इसमें अधिक समय लगता है, ठीक है। सीधी सी बात है, जितना बड़ा काम उतना ज़्यादा समय लगेगा और उतनी ज़्यादा उस पर लागतें भी आती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हमने आपकी सीमाएं भी देख ली। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि नियोजन प्रक्रिया, पेपर में 100% आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ें, ठीक है। और प्रक्रिया लिखते समय कभी भी ये बात ध्यान रखें कि पॉइंटों को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जैसे पहला है उद्देश्य निर्धारित करना, तो ये पहला ही रहेगा, ये नहीं कि पहले को उठा के दूसरे पे लिख दे, दूसरे को पहले पे लिख दें, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा कर दिया तो पूरी की पूरी प्रक्रिया गलत हो जाएगी, क्योंकि ये प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चलता है ये, ठीक है। तो सबसे पहला है उद्देश्य निर्धारित करना। उद्देश्य वो अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए समस्त क्रियाएं की जाती हैं, जैसे बिक्री 2000 करोड़ तक ले जाना, ठीक है। जो उद्देश्य होता है वो अंतिम बिंदु होता है जिसको प्राप्त करने के लिए सारी की सारी क्रियाएं की जाती हैं। जैसे किसी कंपनी का उद्देश्य हो सकता है कि उसका जो बिक्री है 2000 करोड़ के पार ले जाना है, ठीक है। तो उसका उद्देश्य क्या हो गया कि वो अपनी सेल्स को 2000 करोड़ तक ले जाएगा, अब इसी के लिए वो सारे कार्य करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, नियोजन प्रक्रिया का उद्देश्य निर्धारित करना। दूसरा है आधार विकसित करना, ठीक है। नियोजन आधार व सीमाएं वे तत्व होती हैं जो विभिन्न विकल्पों के संभावित परिणामों को प्रभावित करती हैं, ठीक है। जो नियोजन होता है और आधार और सीमाएं, ये तीन चीज होती हैं जो कि किसी भी विकल्प के संभावित परिणामों को प्रभावित करती हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे यहाँ पर आधार का मतलब होता है, आधार का मतलब भविष्य के बारे में कुछ मान्यताएं निश्चित करना, ठीक है। मतलब भविष्य के लिए हमने कुछ मान्यताएं अभी निश्चित कर दी, जिसको हम आधार कहते हैं, ठीक है। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक कंपनी कारखाना लगाना चाहती है, तो वो वहाँ कारखाना लगाना चाहेगी जहाँ संसाधन व सुविधा उपलब्ध हो सके, ठीक है। जैसे एक कंपनी है वो अपना विस्तार करना चाहती है, ठीक है, तो उसके पास एक मार्ग ये है कि वो अपना कहीं और दूसरा कारखाना लगा ले, ठीक है। और वो कारखाना किस आधार पर लगाएगी, वो यहाँ पर मेन बात है। तो वो कारखाना वहाँ लगाना चाहेगी जहाँ पर संसाधन उपलब्ध हो सके और सुविधाएं उपलब्ध हो सके। सुविधाओं का मतलब यहाँ पर जैसे कि रेल यातायात, मतलब जितनी भी यातायात है, संदेश वाहन अंदेश वाहन, सारी सुविधाएं वहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाए, ठीक है। तो ये इस कंपनी का कारखाना स्थापित करने का आधार है संसाधन और सुविधा। वो वहाँ पर कारखाना लगाएगी जहाँ पर सारे संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध हों, ठीक है। तो वो इन संसाधनों और सुविधाओं के आधार पर वो अपना कारखाना लगा रही है, ठीक है। तो ये हो गया
आधार विकसित करना। उसने पहले आधार विकसित किया कि हम किस आधार पर वहाँ पर कारखाना लगाए, तो उसने देखा कि वहाँ पर संसाधन भी अच्छे हैं और सुविधाएं भी सारी उपलब्ध हैं, तो चलो हम वहाँ पर कारखाना लगा लेते हैं। तो वो उस कंपनी के कारखाने लगाने का आधार क्या है? संसाधन और सुविधाएं। ठीक है, तो ये होता है आधार विकसित करना। अगला है वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना। प्रायः कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसके वैकल्पिक मार्ग ना हो। संस्था के उद्देश्य अनुसार इनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले पीछे भी पढ़ा कि कोई कार्य है जिसको हमने करना है तो उसका जरूरी नहीं है कि एक ही मार्ग हो। ठीक है, उसके हजारों मार्ग होते हैं जिनमें से हमें अपने संस्था के उद्देश्य के अनुसार उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना पड़ता है। ठीक है, अगला है वैकल्पिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन करना। यहाँ पर यह देखा जाता है कि कौन सा विकल्प संस्था के उद्देश्यों को कहाँ तक पूरा करता है। ठीक है, जब हमने बहुत सारे विकल्प देख लिए, उनकी पहचान भी कर ली, तो अब हम उन सब का मूल्यांकन करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा मार्ग है, जो कौन सा विकल्प है जो संस्था के उद्देश्यों को ज़्यादा दूर तक पूरा करता है। ठीक है, हर एक विकल्प को हम अपने उद्देश्य के अनुसार उनको क्या करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे और उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा हम उसका चयन करने के लिए आगे भेज देते हैं। ठीक है, तो ये है वैकल्पिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन करना। अब देख लेते हैं, अगला है आपका एक विकल्प का चयन करना। जब विकल्पों का मूल्यांकन हो जाता है फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर लिया जाता है। ठीक है, जब हमने प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन कर लिया और हमें पता लग गया कि सर्वश्रेष्ठ विकल्प ये है, फिर हम उसका चयन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम योजना को लागू करते हैं। जब विकल्प का चयन हो जाता है फिर योजना को लागू कर दिया जाता है और विभिन्न क्रियाओं का क्रम निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, जब हमने मार्ग मिल गया कि हमें इस मार्ग से चलकर अपने उद्देश्य तक पहुंचना है, तो उसके बाद हम अपने योजना को लागू करते हैं। ठीक है, उसके बाद योजना को लागू करते हैं और योजना को लागू करने के बाद क्या करते हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं का हम क्रम निर्धारित कर देते हैं कि पहले ये काम होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। ठीक है, और लास्ट है समीक्षा करना। योजनाएं लागू कर देने से नियोजन प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। योजनाएं भविष्य के लिए बनाई जाती हैं और भविष्य अनिश्चित होता है। जैसे ही भविष्य बदलता है योजनाओं में भी परिवर्तन कर दिया जाता है। ठीक है, योजना हम बना लें और उसको लागू कर दें तो क्या इससे नियोजन समाप्त हो जाएगा? नहीं। हम योजनाएं किस लिए बनाते हैं? हम योजनाएं भविष्य के लिए बनाते हैं और आपको पता है भविष्य अनिश्चित होता है, परिवर्तनशील होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम फिर भविष्य के ऊपर नज़र रखते हैं, समीक्षा करते हैं उसकी कि क्या भविष्य में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसके अनुसार तुरंत हम अपनी योजना में उसी के अनुसार परिवर्तन कर दें, ताकि जो हमारा कार्य है, उद्देश्य प्राप्त करने का जो मार्ग है हमारा, हम उससे भटके नहीं और कार्य निरंतर चलता रहे और हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं कि योजना सब कुछ लागू करने के बाद फिर हम उनकी समीक्षा करते हैं। ठीक है, ताकि अगर परिवर्तन हो जाए भविष्य तो हम उसके अनुसार अपनी योजना को परिवर्तन करके उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो सके। तो ये यहाँ पर आपकी नियोजन प्रक्रिया थी जो मैंने आपको समझा दी। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो उसको कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो अब देख लेते हैं योजनाओं के प्रकार। यहाँ पर 2 प्रकार की योजनाएं हैं। ठीक है, स्थायी योजनाएं और एकल उपयोग योजनाएं। तो चलिए इनको एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम स्थायी योजना को कि क्या होता है। इसका अभिप्राय एक ऐसी योजना से है जो लगातार चलती रहती है और एक संगठन में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का मार्गदर्शन करती है, जैसे उद्देश्य, नीति, नियम, कार्यविधि, मोर्चाबंदी और पद्धतियाँ। ठीक है, मतलब कि स्थायी योजनाएं वो योजनाएं होती हैं जो कि लगातार चलती रहती हैं और संगठन में जो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं उनका मार्गदर्शन करती हैं। ठीक है, इनका उदाहरण है जो स्थायी योजनाओं का, वो है उद्देश्य, नीति, नियम, कार्यविधि, मोर्चाबंदी और पद्धतियां। ये सारी क्या हैं? स्थायी योजनाएं होती हैं। तो चलिए एक एक करके इनको भी समझ लेते हैं। तो उद्देश्य का मतलब तो आपको पता है कि उद्देश्य वो अंतिम बिंदु होता है जिसके लिए हम सारी क्रियाओं को करते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि नीति क्या होता है। इसका अभिप्राय उन सामान्य विवरणों से है जो निर्णय लेने में कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए तैयार किए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि नीति वो विवरण है, सामान्य विवरण है जो कि निर्णय लेने में कर्मचारियों का मार्गदर्शन करते हैं। जैसे कि बिक्री नीति,
ठीक है। अब जब भी जो कर्मचारी होगा वो बिक्री से संबंधित निर्णय लेगा तो वो जो नीति जो बनी हुई है कंपनी की बिक्री नीति वो उसका मार्गदर्शन करेंगी। जैसे कि बिक्री नीति में क्या है कि उसको उधार बिक्री नहीं करनी है, तो वो ये जो बिक्री नीति है वो कर्मचारी का मार्गदर्शन करेगी कि उसको उधार बिक्री नहीं करनी है, मतलब कि कैश सेल करना है। ठीक है। अगला है कार्य विधि। इसका अभिप्राय उस योजना से है जो किसी काम को पूरा करने के लिए क्रियाओं का क्रम निर्धारित करती है। ठीक है। कार्य विधि का मतलब वह योजना है ये जो किसी भी काम को पूरा करने के लिए क्रियाओं का क्रम निर्धारित करती है कि पहले कौन सा काम करें, उसके बाद कौन सा करें और उसके बाद कौन सा करें। ठीक है। अगला है पद्धति। इसका अभिप्राय उस योजना से है जो यह निश्चित करती है कि कार्य विधि में बताई गई क्रिया को पूरा कैसे करना है। ठीक है। मतलब कि जो क्रम हमने कार्य विधि में बता दी गई, ठीक है, बता दी, उन क्रम क्रियाओं को पूरा कैसे करना है। ठीक है। कार्य विधि में हमने क्या किया कि क्रियाओं का क्रम निर्धारित कर दिया कि पहले ये करेंगे उसके बाद ये उसके बाद ये। ठीक है। अब जो पद्धति यानी कि मेथड है, हम जो कार्य विधि में हमने जो क्रम निर्धारित किया उनको पूरा कैसे करेंगे वो कौन बताता है, वो पद्धति बताता है, मेथड बताता है। ठीक है। अगला है नियम। इसका अभिप्राय उस योजना से है जो हमें यह बताती है कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना, जैसे कि समय पर आना, धूम्रपान निषेध आदि। ठीक है। जैसे कि कंपनी के कई नियम होते हैं जो कि क्या करते हैं, कर्मचारियों को उनको बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे कि हर एक कर्मचारी को ये बताया हुआ होता है कि उनको समय पर काम पर आना है और समय से जाना है। और दूसरी चीज़ जैसे कि कंपनी में धूम्रपान करना मना है। तो ये सारी क्या है, कंपनी के नियम है जिसका पालन कर्मचारियों को करना होता है, जिससे कर्मचारियों को पता चलता है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है। तो लास्ट है आपका ये है मोर्चाबंदी। इसका अभिप्राय उस योजना से है जो वातावरणीय अवसरों व खतरों पर नजर रखता है ताकि संगठन व वातावरण में अनुकूल संबंध स्थापित किया जा सके। ठीक है। जो मोर्चाबंदी है ये वो योजना है जो कि वातावरणीय अवसरों और खतरों, क्योंकि वातावरण में अवसर और खतरे दोनों ही उपलब्ध होते हैं, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है। तो ये क्या करता है कि उन पर नजर रखता है ताकि संगठन में और वातावरण में अनुकूल संबंध स्थापित किया जा सके, जिससे कि हमारा उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त हो सके। ठीक है। तो ये हमने स्थायी योजना के सारे पढ़ लिए कि कौन कौन से स्थायी योजना होते हैं। तो अब पढ़ लेते हैं एकल उपयोग योजना। इसका अभिप्राय उस योजना से है जो किसी विशेष परिस्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, जैसे बजट व कार्यक्रम। ठीक है। एकल उपयोग योजना वो योजना है जो किसी विशेष परिस्थिति को पूरा करने के लिए बनाता है और उसका प्रयोग उसी विशेष परिस्थिति में करते हैं। ठीक है। लेकिन एक खास बात इसकी ये है कि उस योजना का प्रयोग केवल हम एक बार ही कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए उसका नाम रखा है एकल उपयोग योजना, जैसे कि बजट और कार्यक्रम। अब इनको समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। पहला, कार्यक्रम। इसका अभिप्राय किसी विशेष जॉब को पूरा करने के लिए बनाई गई एकल उपयोग योजना से है जो यह निश्चित करती है कि क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा और कब करेगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये किसी विशेष जॉब को पूरा करने के लिए, ठीक है, कार्यक्रम कब करते हैं, हमें कोई विशेष काम करना हो, ठीक है, जिसका निर्धारण हमने करना है, अभी बाकी है, करा नहीं है, करना बाकी है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसमें उससे संबंधित सभी प्रबंधक और कर्मचारी जिनको भी बुलाना होता है उनको बुलाते हैं और उनके बीच में तय करते हैं कि उस एकल उपयोग योजना में हमें क्या क्या करना है, कि क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा और कब करेगा। इन सारी बातों का निर्धारण सबके सामने उस प्रोग्राम में किया जाता है जो कि एकल उपयोग योजना का ही है। ठीक है। अगला है बजट। इसका अभिप्राय भावी कार्यवाही की गणनात्मक विवेचना से है। ठीक है। भावी कार्यवाही की गणनात्मक विवेचना मतलब कि बजट वो कार्य है, वो एकल उपयोग योजना है जो कि भावी कार्यवाही के लिए, मतलब जो कार्य हमने अभी करना है उसका गणनात्मक विवेचन करता है। मतलब उसमें बताता है कि उस कार्य को करने के लिए कितना उसमें धन खर्चा होगा, ठीक है, कितनी उसमें सामग्री लगेगी, कितना समय लगेगा, कितने संसाधन लगेंगे, ठीक है, और उसका बजट कितना होगा। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें ये निर्धारित कर दिया जाता है कि किस किस तरह का इसमें माल उत्पादन किया जाएगा, मतलब कौन कौन से तरीके का माल इसमें उत्पादन किया जाएगा,
कितनी कितनी मात्रा में किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई हमने बाहर से संसाधन खरीदना है तो कब कब खरीदा जाएगा, ठीक है, उस पर कितनी लागत आएगी, ठीक है। इन सारी चीज़ों का क्या किया जाता है, बजट में पेश किया जाता है। आपने बजट सुना होगा, अभी पेश हुआ था, निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। तो ठीक उसी प्रकार किसी भी कार्य को करने के लिए उस पर कितना धन खर्च होगा, कितना समय लगेगा, ठीक है, और कब ये पूरा होगा, इन सारी बातों को बताया जाता है। किस में बताया जाता है, बजट में, जिसको बजट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो गई, चौथा चैप्टर था जो कि, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आपको तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। कमेंट करके बताएं कि कोई परेशानी आ रही है, अगर कोई परेशानी है तो उसको कमेंट करें ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे सकूं, ठीक है। और अगर आपका कोई दोस्त है जो कि बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहता है तो उसके साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ सके। और अंत में एक लाइक जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके साथ में आपके अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।